देखिए, अच्छा देखो, जो टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं वो कल का छूटा हुआ है। कल उसको हमने लगभग अराउंड 30-40% कर लिया था। तो लास्ट वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हैलोजेन, फॉर एग्जांपल इन क्लोरो बेंजीन, इनकी पढ़ रहे थे। और हमने एक पढ़ ली थी, दैट इज हैलोजिनेशन, प्लस एक क्वेश्चन भी कवर किया था कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे क्यों होती है, ये देखा था हमने। तो इसका रीज़न ये था कि ये जो हैलोजन एटम्स होते हैं, इस रिजोनेंस इफेक्ट के कारण इन पोजीशन पे कौन सा चार्ज इंक्रीज कर देते हैं, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ रिएक्शंस होती है। और ये दोनों वीडियो कल हमने अपलोड कर दिए हैं, रात को हमने सेंड की है अराउंड 9 बजे, ये पड़ी हुई हैं, इनको आप देख लेना तो उससे हेल्प होगी। उसके आगे का पार्ट हम यहाँ से समझा रहे हैं, वो आप लोग तो क्लियर हो, आप सृष्टि और ये देख लेना, दोनों वीडियो हमने कल आपको सेंड की है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देख लोगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और चिंता करने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर बैच जब चालू होगा तो ये सब चीज़ें रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ ली थी हैलोजिनेशन, पढ़ ली थी हमने। अब दूसरी हेडिंग है हैलोजिनेशन के बाद दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरिन में, फिनॉल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम हैलोएरिन की पढ़ रहे हैं और जस्ट इसके बाद हम फिनॉल की पढ़ा देंगे आपको। तो नेक्स्ट है हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन। नाइट्रेशन अब आपको पता है कंपाउंड्स कौन सी पोजीशन के बनने वाले हैं, ऑर्थो एंड पैरा। क्योंकि लास्ट हमने जब पढ़ा था, जो हैलोजन वाला भी पढ़ा था, उसमें भी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना था। और ये क्यों होता है इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रीजन क्या था, क्योंकि इन पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कौन से इफेक्ट के कारण, रिजोनेंस इफेक्ट, वो हमने देखा था, ठीक है। अब इसमें भी वही कंपाउंड बनना है आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले। तो नाइट्रेशन में लिखिए ऑर्थो एंड पैरा, प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, कंपाउंड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑर्थो एंड पैरा जो आपको अच्छा लगे, प्रोडक्ट्स, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखना है हमें नाइट्रेशन, ठीक है। हैलोएरिन में देखना है हमें नाइट्रेशन, तो हम यहाँ पर हैलोएरिन बनाते हैं सबसे पहले। ये है आपकी हैलोएरिन, और पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे क्लोरोबेंजीन। तो ये है हमारी क्लोरोबेंजीन, 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 समझते जाना सृष्टि, दीपा, है ना। नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन ध्यान रखना, नाइट्रेशन का जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है जिससे रिएक्शन होती है वो HNO3 से होती है, और प्रेजेंसी होती है H2SO4। नाइट्रिक एसिड से होता है नाइट्रेशन ऑलवेज, ध्यान रखना, आप फिनॉल में भी पढ़ोगे तो नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड से ही होगा। तो नाइट्रिक एसिड से होगा नाइट्रेशन, और प्रेजेंसी किसकी रहेगी आपकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। H2SO4 जानते हो ना, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ एसिड। लेकिन अम्लराज किसे कहते हैं, किसी को पता है, अम्लराज, एक्वा रेगिया। इसमें फर्क नहीं, HNO3 प्लस नहीं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले किंग ऑफ एसिड
और मतलब अम्लों का राजा और अम्लराज, तो वो दोनों का आंसर ये दे देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लराज ही तो है अलग। अम्लों का राजा एक लाता है, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अम्लराज जिसको बोलते हैं एक्वा रेगिया, एक्वा रेगिया ये होता है HNO3 प्लस HCl का मिक्सचर कहलाता है एक्वा रेगिया। ये मिक्सचर आपको सोनार के पास जरूर देखने को मिलेगा, इसमें सोना डिजॉल्व हो जाता है, और इस मिक्सचर के अलावा किसी और में सोना डिजॉल्व नहीं होता, गोल्ड, यही वो मिक्सचर है जिसमें गोल्ड डिजॉल्व हो जाता है ना, एक्वा रेगिया बोलते हैं अम्ला। बाद में इसको हम लिखवा देंगे, ठीक है, रब करते हैं अभी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये दोनों ही आपको कंसनट्रेटेड लेने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, कंसनट्रेट लिखना जरूरी है, ये दोनों ही आपको कंसनट्रेटेड लेने हैं, ठीक है। ये हो गया। अब HNO3 रिएक्ट कहाँ करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, लेकिन हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल तो हमें दिख नहीं रहा, इलेक्ट्रोफाइल हम आपको बता चुके हैं ऐसी स्पीसीज जो कहाँ अटैक करेंगी? इलेक्ट्रॉन पे, और जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा उस पर स्वयं कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या आयंस हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए हम बताते हैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। HNO3 सबसे पहले इससे रिएक्ट नहीं करता है, HNO3 सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक आयन जनरेट होता है, और उस नाम का आयन का नाम है NO2+। यही आयन है हमारा नाइट्रोनियम आयन। तो आपके एग्जाम देखो, बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? आंसर बता सकते हो? नाइट्रोनियम आयन। और पूछ लेंगे रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है, तो ऑप्शन में देखना, रिएक्टिंग स्पीसीज तो नाइट्रोनियम आयन है, लेकिन यही नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड SO4। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों के साथ कंसनट्रेटेड लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर ऑप्शन में लिखा है मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट HNO3 इन कंसनट्रेटेड H2SO4, तो वो हमारा आंसर नहीं हुआ। ये हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो अब ये नाइट्रोनियम आयन, इस जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये नाइट्रोनियम आयन बनेगा। ये है हमारा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ये यहाँ से आता है इन दोनों के रिएक्शन से। अब हमें पता है एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा। अब हमें अपनी काल्पनिक आंखों से देख रहे हैं, मन की आंखों से, क्योंकि हमें यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा, लेकिन हम जानते हैं, हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब पढ़ी थी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था। हमने कहा था ना कि केमिस्ट्री को आप जितना अपनी एक्चुअल नॉर्मल आइज से देखते हो, कुछ आपको अपनी मन की आंखों से जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से दिख रहा होगा। हमने इन 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लगाया था, है ध्यान। तो अभी यहाँ क्या अटैक करेगा? यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ आके अटैक कर रहा है, तो देखिए क्या बनेगा जी, यहाँ पर Cl और यहाँ आके क्या जुड़ गया? NO2। अब थोड़ा समझें, मान लीजिए हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हेलोएरिन पड़ी हुई है, ठीक है, और इसमें हमने मिक्सचर डाल दिया कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का, तो वो क्या जनरेट कर देगी? नाइट्रोनियम आयन। तो इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ भी होता है और यहाँ भी। मान लो इनके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी मान लो 100 है, अब काउंटिंग तो हो नहीं सकती, तो ये दोनों जगह अटैक करेगा। तो कुछ आके कहाँ अटैक करेंगे? यहाँ पर, और कुछ आके अटैक कहाँ करेंगे? यहाँ पर। तो हमने ये वाला प्रोडक्ट तो बना दिया, अब कुछ कौन सा बनाना पड़ेगा हमें? पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जी। ये पैरा प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब एक चीज़ जो बच्चों कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो हम आपको बता दें
केमिस्ट्री में हमेशा रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आप बिना बैलेंस करे भी लिख सकते हो, इसमें बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अब सीधे आप ऐसा लिखो NO2 कुछ आर्थो का बनेगा कुछ पैरा का। हमें कैसे पता चल रहा है कि ऑर्थो पे भी अटैक कर रहा है और पैरा पे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज इन दो पोजीशन पे होता है, तो कुछ आके ऑर्थो पे जुड़ गए कुछ पैरा पे, मान के चल रहे हैं। अब बोर्ड पे थोड़ी हम लिख सकते हैं कि कितने हैं, मान लो इसके कितने भी मिलियंस मॉलिक्यूल हैं, इसके भी मिलियंस मॉलिक्यूल हैं, तो कुछ ऑर्थो के प्रोडक्ट बन गए और कुछ पैरा के। दीपा पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए यहाँ पर, ध्यान रखिए। अब हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, ज़्यादा कौन बनेगा, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला? पैरा वाला। कल भी हमने बताया था कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, पैरा वाला। मतलब अगर ये 100 हैं तो 90 आके पैरा पे चिपकेंगे और 10 आके ऑर्थो पे। ऐसा क्यों कृष्णा, जल्दी बताओ। पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों बन रहा है, पैरा वाला ज़्यादा क्यों बन रहा है, ऑर्थो वाला कम क्यों बन रहा है? कल हम बता चुके हैं, पढ़ नहीं रहे हो। इसलिए कि जब ये यहाँ पर आके अटैक करता था तो यहाँ पर एक क्लोरीन एटम इस NO2 पॉजिटिव को धक्का दे देता था, हिंड्रेंस। यहाँ भीड़ भाड़ 1 किलो, अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एटम छोटे छोटे से होते हैं, एक क्लोरीन एटम इसको यहाँ आने नहीं देता, क्राउडिंग हो जाती है, यहाँ पर हिंड्रेंस हो जाती है। तो ये क्लोरीन जितने भी NO2 पॉजिटिव यहाँ आते हैं उसको भगाता जाता है। कुछ बहुत जिद्दी होते हैं, 8-10 वो यहाँ पर चिपक जाते हैं, बाकी 90 को ये भगा देता है। तो 90 कहाँ आके चिपक जाते हैं, यहाँ पर। याद रखो किसना, तो छोटा सा आंसर है, स्कूल में पूछ लिया, फिर कैसे पूछ लेगा पैरा प्रोडक्ट बाइबा में क्यों ज़्यादा बनता है, ऑर्थो नहीं, हमें बताना पड़ेगा। इन ऑर्थो पोजीशन स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर, दैट्स व्हाई पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट। पैरा प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है क्योंकि ये क्लोरीन इसको हिंडर करता है, रुकावट डालता है, भगाता है कि भगो तुम यहाँ, हम तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे, हमारे पास मत बैठो, तो इसको धक्का देगा तो यहाँ जाएगा। अब देखो नाम कर देते हैं इसके, ये वाला हमारा ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना, मेजर। अब देखो, ध्यान से सुनना, इसका नाम कैसा होगा, ठीक है। इसका नाम पता है इतने का, नाइट्रोबेंजीन। ये हो गई नाइट्रोबेंजीन, तो ये भी तो नाइट्रोबेंजीन है। सिर्फ फर्क क्या है, इस नाइट्रोबेंजीन से क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पे, और इस नाइट्रोबेंजीन से क्लोरीन किस पोजीशन पे लगा है, पैरा पे। तो इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और इसका नाम होगा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बात समझ में आई? नोट करना चालू करें। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका समझ में आई है? दीपा और सृष्टि, कल ये रिएक्शंस आपको तैयार होनी चाहिए, जाके मेहनत करना, हमें फ़ोन करना, समझ में नहीं आए तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम पर्सनली भी आपको इनकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लिंक सेंड कर देंगे। देखो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बने ना, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऐसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती जानी है। हम आपको पहले बता चुके हैं, पढ़ाई एक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। समझ में आएगा तो आप समझा सकते हो और याद बहुत जल्दी हो जाएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप सिर्फ रट सकते हो, ना समझा सकते हो, और याद करना तो फिर रटना ही होगा। मनोविज्ञान है एक पढ़ाई। ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। देखो सर ने इसका नाम कैसे कराया था कि नाइट्रोबेंजीन पे ऑर्थो पे क्लोरो है, नाइट्रोबेंजीन के पैरा पे क्लोरो है। ऐसे धीरे धीरे करते जाओ, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करते जाओ। तो ये हमने पढ़ लिया नाइट्रेशन। अब आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाइट्रेशन कितने प्रकार की होती है? कनिष्क के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 4 टाइप्स की होती है, जिसमें से 2 पढ़ ली हमने, हैलोजनेशन एंड नाइट्रेशन।
लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव और हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से देखो। एक बार वो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं आया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से आया था आपके। एक बार पूछ लिया गया था क्वेश्चन में कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर का फॉर्मूला बताइए। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, अपनी कॉपी के जो ऊपर ये जो जगह होती है ना, यहाँ पर ये सब चीज़ें लिख लिया करो ना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का फॉर्मूला पूछ लिया गया था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। तो वैसे यही होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हाँ, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 का जो मिक्सचर होता है, ये दो, यही हमारा कहलाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। दोनों ही कंसनट्रेटेड होने चाहिए, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड प्लस। चलिए, तो ये हमारा नाइट्रेशन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम डालिए सल्फोनेशन। थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे किसना? हाँ हाँ हाँ, लिख लीजिए। तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। ठीक है ना। तो चलो सल्फोनेशन करते हैं। ये आ गई हमारी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अब इसमें रिएक्शन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। ये कंसनट्रेटेड रहेगा, यहाँ प्रेजेंसी किसी भी चीज़ की नहीं रहेगी। तो सल्फोनेशन किससे होता है कनिष्क? H2SO4 से। हम आपको बता देते हैं ये H2SO4 अभी इस पर रिएक्ट थोड़ी करेगा, अभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल ही यहाँ अटैक कर सकता है ना नेगेटिव पोजीशन पे। तो ध्यान रखना सल्फ्यूरिक एसिड इससे रिएक्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। और अब आप लोग हमें रिएक्शन करके दिखाइए सभी लोग। चलिए फास्ट। अब इसका प्रोडक्ट बना लोगे पक्का? पर कोई नहीं, कोई पेजेंसी नहीं, बन जाएंगे। दिव्यांशी प्रोडक्ट बना लोगे तो अच्छा, तो सही लिखना किसना, पक्का? चलो फिर बना के दिखाओ। देखते हैं तुम लोग पढ़ाई का मनोविज्ञान समझ रहे हो
या फिर अभी और टाइम लगेगा? बन गया? दिखाओ दिखाओ। 100% ट्रू स्वाति, 100%, 99.9% नहीं, 100%। तो मेटा पे लगा दें किस ना? क्यों क्यों लगेगा वहीं पे जाके? और किसके कारण? गजब, ये चिपक जाएगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे। दिव्यांशी मेटा पे लगाना है? नहीं। मान लो मन हुआ मेटा पे लगाने का तो तब भी नहीं लगाएंगे? मतलब मन की नहीं करना है, केमिस्ट्री की करना है। चलो फिर तुम लोग ऐसे बताते चलो भाई, कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है हमारे, स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है कृष्णा? दिव्यांशी ने बता दिया कि मन की नहीं करना है, कॉन्सेप्ट की करना है, तो मन की ना कराना। ठीक है, चलो तो देखो, मन की आंखों से हमने देखा था कि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव है। एक बार ये यहाँ आके चिपक जाएगा, एक बार यहाँ। इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस भी किया जा सकता है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये है हमारा हेलोएरीन, तो यहाँ पर आके चिपक जाएगा आपका SO3H। ये आके चिपक गया, एक बार ऑर्थो पे चिपक गया और एक बार पैरा पे आके चिपक गया, मतलब ज्वाइन हो गया, स्टिक हो गया, कंबाइन हो गया। ऑर्थो पे पैरा पे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हेलोएरीन पड़ी है, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव था। सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया ये, तो यहाँ आके चिपक गया यहाँ पर। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा दीपा, ऑर्थो वाला पैरा वाला? पैरा वाला। क्यों? ऑर्थो वाला ज़्यादा क्यों नहीं होगा? ये ज़्यादा होगा ना, एक कम। तो क्यों कम होगा ये? हिंड्रेंस, क्राउडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसको यहाँ आने से रोकेगा, इसको ऑब्स्टिकल्स डालेगा, रुकावट डालेगा इसमें। ठीक है, हिंड्रेंस बोलते हैं। तो मेजर ये होगा। ठीक है, अब चलो इनके नामकरण कर देते हैं। देखो नामकरण तो सब लोग, इसका नाम जानते हो SO3H का? बताओ। सल्फोनिक एसिड। किस पे लगा है? बेंजीन नहीं लगा तो ऑर्थो पे, लेकिन बेंजीन के ऑर्थो पे लगा ना, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऑर्थो पे क्या है? क्लोरीन। तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेस्ट लिख लो। तुम लोग तो हमारी आशा से ज़्यादा इंटेलिजेंट निकल आए। थोड़ा कम पढ़ो बच्चों, इतना तेज दिमाग। जब हम आपकी उम्र में थे ना, तो इस उम्र में हम क्या करते थे पता ही नहीं हमें, हम क्या करते थे। आई थिंक क्रिकेट खेलने भाग जाते थे हम, जहाँ तक हमें याद है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। कई बार टीचर्स बच्चों को पहचानने में गलती कर जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि 11th में पढ़ने वाला बच्चा भी लापरवाही करता है, हमने ये देखा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, देखो हम नाम भी बोल देते हैं, सुनती जैन। 11th में वो इतना भैया परेशान की थी, सुनती ही नहीं थी, नाम सुनती लेकिन कभी नहीं सुनती थी। आपकी अरविंदो स्कूल की थी सुनती जैन, तो हमें लगता था बिल्कुल नहीं पढ़ती, लेकिन 12th में उसने हमें बिल्कुल रॉन्ग साबित कर दिया। हम कहते हैं कि वही पढ़ती थी, बिल्कुल हम उसको पहचान ही नहीं पाए। अगर वो हमारे यहाँ 12th में नहीं आती पढ़ने, तो हम उसको कभी पहचान ही नहीं पाते कि ये बच्ची इतना पढ़ती है। 12th में उसने कमाल कर दिया। तो कई बार टीचर्स बच्चों को पहचानने में गलती कर जाता है, क्योंकि बच्चे 11th को लाइटली लेते हैं, 12th में पढ़ते हैं। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड
पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ, ए रिलीज हो जाता है यहाँ से, देखो यहाँ से एक एच हम बता दें आपको ये होता कैसे है। अच्छा, आपको पता है बेंजीन की हर पोजीशन पे एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। अब ये आया H2SO4, ये है आपका H2SO4। H2SO4 का आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अच्छा, एक OH और लगेगा, सॉरी, ये है H2SO4, H2S और ये 4 है आपका। अब देखो ध्यान से, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या बचा, SO3H। बात समझ में आई? तो इस प्रकार हमारा क्या बनता है, SO3H बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट।